स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में। और आज हम कक्षा 12 के भाग 2 के पहले पार्ट यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है, इसके लिए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक समूह का, एक इकाई का अध्ययन करना, जैसे एक उद्योग है, एक व्यक्ति है, एक फर्म है इत्यादि। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये संपूर्ण समाज के, संपूर्ण विश्व के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। जैसे कि देखिए, इसमें पहले बता ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये एक विशाल समूह का अध्ययन करता है, चाहे वो कुल रोजगार हो, कुल आय हो, या कुल व्यय हो, कुल विनियोग हो, कुल निवेश हो, कुल बचत हो, कुल मांग हो, कुल पूर्ति हो, और एक सामान्य कीमत स्तर, पूरे वर्ल्ड लेवल का जो रहता है हमारा इकोनॉमिक पक्ष, उसका ये अध्ययन करता है। इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सभी, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो है उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसकी परिभाषाओं पर। इसकी सूल्ज प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र जो है वो आय विश्लेषण है। कुल आय का विश्लेषण करता है, यानी राष्ट्रीय आय किस प्रकार से अर्जित की जाती है और किस प्रकार से उसका खर्च होता है, या उसको किस प्रकार से विकास के कार्यों में लगाया जाता है। और हमारे सेपीरो जो प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं एक प्रसिद्ध, उन्होंने कहा है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण से संबंधित है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के चलते, जैसे कुल रोजगार, कुल अगर हमारी कुल उत्पादन, अगर हमारा उत्पादन मान लीजिए कम होता है, कृषि क्षेत्र में हम ले लेते हैं, अगर हमारी चीनी का उत्पादन है, अगर वो कम हुआ चीनी का उत्पादन, तो ऑफिशियली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उसमें गन्ने का उत्पादन यदि कम हुआ है तो हमारे चीनी उद्योग जो है उसमें भी उत्पादन कम होगा, और जब चीनी उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी रोजगार भी घटेंगे, क्योंकि जितने लोग चाहिए कार्य करने के लिए उतने लोग वहां पर नहीं मिल पाएंगे। तो ये कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन से संबंधित अध्ययन है जो कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अब आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है आय, उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत। आय कैसे हम अर्जित करते हैं, संपूर्ण आय कैसे अर्जित करते हैं, सारे समाज के लोग कैसे अर्जित करते हैं, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और उत्पादन के बारे में मैंने बताई दिए, जैसे कि उत्पादन, अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादन किसी भी चीज का कम होता है तो वो उद्योगों में भी कच्चा माल कम जाएगा। जैसे कि एक हम गन्ने का उत्पादन ले लेते हैं, या कपास का उत्पादन ले लेते हैं, या जूट का उत्पादन ले लेते हैं, तो इसमें हमें उत्पादन अगर एक क्षेत्र में कम हुआ है तो इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और रोजगार का सिद्धांत है, जैसे उत्पादन कम होगा तो आमदनी कम होगी, आमदनी भी कम होगी और रोजगार भी कम रहेंगे, तो हमारा जो उपभोग का स्तर है वो भी घट जाएगा। इसके बाद है कीमतों का सिद्धांत, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कीमतें किसी भी वस्तु की बढ़ती हैं वैसे वैसे उसका प्रयोग जो आम जन होता है या गरीब जन होता है वो उसको बंद कर देता है। इसके अंतर्गत हम आयात और निर्यात को भी ले सकते हैं। फिर है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत, हमारे विकास के कई चरण होते हैं, जिसको हम सभी चरण जो होते हैं, सामाजिक विकास या हमारा धार्मिक विकास, नैतिक विकास, वो सभी विकास हमारे आर्थिक विकास के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर होते हैं। वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। वितरण का मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई उत्पादन होता है तो उसमें 5 साधन लगते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रमिक, और तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है संगठन, और 5वां होता है साहस। जब हम वितरण करते हैं तो जब हम शुरुआत में भूमि वाले को किराया दे देते हैं, मजदूर को यानी श्रमिक को हम मजदूरी दे देते हैं, और पूंजी वाले को ब्याज देते हैं, और संगठनकर्ता को हम वेतन देते हैं, और बाद में जो भी कुछ बचता है वितरण के बाद में वो लाभ या हानि वो उत्पादनकर्ता स्वयं अपने पास रखता है। फिर वो दो तरीके से उत्पादन करता है, या तो वो चाहे उस लाभ को अपने लिए खर्च कर ले, और चाहे तो उस लाभ को वो उत्पादन कार्यों में और लगा करके ज्यादा उत्पादन करता है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। फिर है व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्र का सिद्धांत वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे उतार चढ़ाव आता है
मंदी, आर्थिक मंदी और तेजी, ये इसके अंतर्गत भी इस सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म भी इसी उतार और चढ़ाव के अंतर्गत हुआ, क्योंकि उससे पहले जब हमारे शुरुआत में अर्थशास्त्र था, जिसको कहते हैं कि परंपरागत अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र, 1776 में एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, वो इकोनॉमिस्ट के जनक भी रहे हैं, उन्होंने इसको बताया था कि जब उद्योग होते हैं, उद्योगों में जो श्रमिक कार्य करते हैं, उनके आधार पर लाभ और हानि, और इस आधार पर चलता है कि अपने लाभ को हम कैसे करें, रुपए को हम कैसे कमाएं। उन्होंने कहा था कि मनी को कमाना और उसको खर्च करना ही अर्थशास्त्र है। और इससे भी पहले अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इसका अध्ययन होता था, तो ये ट्रेडिशनल था। लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म 1930 में जब आर्थिक मंदी आई, तो कीन्स ने इसमें विचार किया कि इसमें एक नए तरीके से हमको इसको सीखना है, नए तरीके से इसमें सारे समूह को, सारे विश्व को जोड़ना है, तभी इसको आधार हमें मिल सकता है आर्थिक उन्नति का। क्योंकि 1930 में अमेरिका में रोजगार बहुत तेजी से घटने लगा, उत्पादन बहुत तेजी से घटने लगा, रोजगार तो इतना घट गया था कि जो 3% था वो 25% पे पहुंच गया। इस कारण से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। फिर अब समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, इसके बाद में हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं। इतने सारे इसके अंतर्गत लाभ और इतनी सारी इसकी विशेषताएं होने के बावजूद इसमें कुछ दोष भी हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का पहला सबसे बड़ा है जो दोष है, वो है व्यक्ति तथा व्यक्तियों के लघु समूह पर लागू निष्कर्ष सदा सही नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो बात छोटे समूह पर लागू होती है, जरूरी नहीं वो संपूर्ण समाज पर या संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी लागू हो। इसके बाद है दूसरी इसकी है, समूह की अपेक्षा समूह रचना अधिक महत्वपूर्ण है। समूह की अपेक्षा मतलब एक, जैसे 2 व्यक्तियों का समूह या 4 व्यक्तियों का समूह, ऐसे बहुत बहुत दिक्कत की बात है। जैसे कि मान लीजिए 6 सेब और 7 केला हम रख लें, तो ये समूह रोचक है और इससे संबंधित है। लेकिन थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि प्रजाति बदल गई, सेब और केला हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि 6 सेब और 7 सेब, तो ये मिलकर के 13 हुए, तो ये समूह ज़्यादा, इसका अध्ययन ज़्यादा सरलता से हो पाएगा। अब अगला है, समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होने चाहिए। समूह महत्वपूर्ण जैसे कि होने चाहिए, निरर्थक और महत्वहीन समूह नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए 2 किलो चीनी है और हम कहें कि 2 मीटर कपड़े से उसका समूह बना लिया जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मुद्रा, जब हम सामान्य रूप में मापदंड करते हैं, मापदंड के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और मुद्रा की जो कीमतें होती है वो निरंतर घटती रहती हैं। तो इसलिए इसमें भी थोड़ी सी इसका ये दोष है, सबसे बड़ा दोष है। फिर इसके बाद है समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ। समूह की माप संबंधी कठिनाइयाँ वो हमने पहले भी बता दिया कि ये हम जब 2 चीज़ें लगातार एक सी होंगी तभी हम उनके समूह को माप कर पाएंगे, वरना मापन असंभव और कठिनता भरापूर्ण है। इसके साथ में हमने समष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़ाया और समझाया। इसमें यदि कोई भी आपको कठिनाई समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। मैंने इस चैनल को बनाया है उन साधनहीन बच्चों के लिए, चूँकि हमारे पास भी अल्प साधन है, अभी ना तो लैपटॉप है ना हमारे पास माइक्रोफोन है जिसके द्वारा हम आपको अच्छे से कुछ इफेक्ट इसमें डाल सकें या कुछ अच्छा आपको प्रतिक्रिया दे सकें। ये केवल हमारा ये वर्चुअल जो है ये प्रयास है, और आप लोग इसको देखेंगे। और हमने इसलिए चैनल बना दिया ताकि इस हिंदी के माध्यम से सारे बच्चों तक एक सीरीज में पूरा इकोनॉमिक्स जो 12वें का महत्वपूर्ण है वो पहुंच सके। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमारी पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है हमारे बच्चों की, और इसीलिए ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और उसके लिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अपने हाथों को धोते रहें और मास्क लगाकर बाहर निकलें, और अपने पानी को कहीं जमा ना होने दें, गंदे पानी को, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। तो यही बात है ना, कहते हैं कि अगर एक इसमें बड़ी मजाक की बात है, हंसी की, कि हाथ धोते रहें। नहीं तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों से हाथ धोने से बेहतर है कि हम हाथ धोते रहें। धन्यवाद।